गांव की छोटी सी गली में निशा प्रसाद लेकर अपनी मामी के घर पहुंचती है, लेकिन वहां का माहौल कुछ और ही होता है। देख प्रीति, तेरे मायके वालों ने तुझे आखिर सिखाया ही क्या है? तेरे पिताजी ने दहेज में कुछ दिया नहीं, ऊपर से तूने हमारी सिलाई मशीन भी खराब कर दी और कपड़े भी फाड़ दिए। एक काम ढंग से नहीं आता तुझसे। क्या तुझे तुम्हारी माँ ने कुछ भी सिखाकर नहीं भेजा, या बस खाने और सोने के लिए ही पाला था? मामी प्रणाम। पापा हरिद्वार गए थे तो ये प्रसाद आपके लिए लाई हूँ। अरे निशा बेटा, आओ आओ, बैठो यहाँ। क्या बताऊं, तेरी भाभी को उसके घर वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं। सारा काम मुझे ही सिखाना पड़ता है। और सुनो बेचारी, तुम तो माँ के बिना हो ना। बहू चलो जाकर अपनी निशा के लिए मसाले वाली चाय बना दो। तेरे पापा के घर तो वैसी चाय नसीब भी नहीं होती होगी। मामी के शब्द सुनकर निशा का दिल दुखी हो जाता है। उसे लगता है जैसे हर बार उसकी गरीबी और माँ की कमी को सब याद दिलाते रहते हैं। थोड़ी देर बाद प्रीति, निशा की भाभी, चाय लेकर आती है। निशा अकेले में उससे बातें करने लगती है। भाभी, आप ठीक तो है ना? मैंने देखा था जब मामी आपको डांट रही थी तो आपकी आंखों में आंसू थे। सच बताइए ना, क्या मामी हमेशा ही आपके साथ ऐसा ही करती हैं? मुझे तो लगता है मामी बहुत बुरी हैं। निशा, ऐसा मत सोचो। सास का हक होता है बहू को डांटना। जैसे माँ अपनी बेटी की गलती पर डांटती है, वैसे ही सास भी डांटती है। मैं माँ जी की बातों को दिल पर नहीं लेती। अगर मैं हर बात पर रोने लगूं, तो घर कैसे चल पाएगा और मानना पड़ेगा। कभी कभी उनकी डांट में ही सीख छिपी होती है। निशा सोच में पड़ जाती है कि भाभी कैसे इतनी सहनशील हो सकती हैं। जहाँ मामी उनकी बुराई करती नहीं थकती, वही प्रीति उनके लिए कोई शिकायत नहीं करती। कुछ दिनों बाद निशा की सहेली करिश्मा रोते हुए अपना सामान लेकर निशा के घर पहुंचती है। अरे करिश्मा, तू ऐसे रोते हुए क्यों आई है? अकेली ही सामान लेकर यहाँ क्यों आई? सब ठीक तो है ना? मुझे डरा मत, सच सच बता। निशा, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, पर मैं माँ नहीं बन पाई और इसी वजह से मेरी सास ने मेरे पति की दूसरी शादी करवा दी। जब मैंने विरोध किया तो मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ जाऊँ? किससे कहूँ अपना दर्द? लगता है सारी सासें बहुत क्रूर होती हैं। करिश्मा की हालत देखकर निशा का दिल दहल उठता है। उसे लगता है जैसे शादी का मतलब सिर्फ दुख ही है। शाम को सुरेश, निशा के पिताजी, उससे बैठकर बात करते हैं। बेटी, अब तू शादी की उम्र में आ गई है। मैंने तुझे बड़े नाजुक से पाला है, इसलिए तेरे लिए मैं बड़े घर का रिश्ता देख रहा हूँ, जहाँ तुझे काम करने की भी जरूरत नहीं होगी। पापा, मुझसे शादी की बात मत कीजिए। मैंने भाभी और करिश्मा दीदी की हालत देखी है। सास बहुत बुरी होती है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। मुझे शादी नहीं करनी। बेटा, तूने सिर्फ एक पहलू देखा है। हर सास बुरी नहीं होती। और याद रख, अगर तेरी ससुराल में कभी तुझसे कुछ गलत हो या तुझे लगे तेरी सास तुझे बुरा भला कह रही है, तो तू मुझे बताना। तेरा बाप जिंदा है, मैं तुझे सारी उम्र अपने पास रख सकता हूं। लेकिन जिंदगी का सफर तू अकेले कैसे काटेगी? कभी तो तुझे अपना घर बनाना ही होगा। कुछ दिन बाद निशा की शादी तय हो जाती है। शादी के बाद उसका पहला दिन ससुराल में आता है। भाभी, ये है हमारी रसोई। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। खाना बनाना है। सैंडविच, पाव भाजी, मंचूरियन, पनीर पराठा, मलाई कोफ्ता, गुलाब जामुन, पुलाव और दाल मखनी। माँ ने कहा है सब बनाना। मैं निकल रही हूँ। निशा गरीब घर की लड़की थी। मिट्टी के चूल्हे पर दाल चावल, रोटी सब्जी बनाना जानती थी, लेकिन मॉड्यूलर किचन देखकर उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। हे भगवान, इतना सारा खाना, और ये रसोई तो बिल्कुल अलग है। न गैस दिख रही है, न सिलबट्टा। मुझे तो बस साधारण खाना बनाना आता है। अब मैं क्या करूं? तभी उसकी सास आशा जी रसोई में आती हैं। अरे बहू, तू अभी तक खाना बनाने की तैयारी भी क्यों नहीं कर पाई? काजल ने तुझे बता तो दिया होगा ना? माँ जी, काजल ने सब बता दिया, पर मुझे ये सब बनाना नहीं आता। और यहाँ गैस भी नहीं है, न सिलबट्टा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ओह पगली, अगर तुझे नहीं आता था तो मुझसे कह क्यों नहीं दिया? मैं तुझे वही कहती बनाने को जो तुझे आता है। गैस मत ढूंढ,
यहाँ इंडक्शन है और सिलबट्टा नहीं, यहाँ मिक्सी है। डर मत, मैं तुझे सब सिखाऊंगी। याद रख, मैं तेरी सास नहीं, तेरी माँ हूँ। इतना कहकर आशा निशा को इंडक्शन, अवन और मिक्सी चलाना सिखाती हैं। साथ ही धीरे धीरे हर डिश बनाने का तरीका बताती हैं। निशा को पहली बार ससुराल में सुकून मिलता है। 2 दिन बाद निशा ढेर सारे कपड़े लेकर आशा के पास आती है। माँ जी, ये हमारे और बाकी सबके कपड़े हैं। साबुन बरस कहाँ रखा है बता दीजिए, मैं बाथरूम में जाकर हाथ से धो देती हूँ। अरे बहू, तुझे हाथ से कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं। हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, उसी में सारे कपड़े धुलेंगे। माँ जी, वॉशिंग मशीन वो क्या होती है? मैंने कभी चलाया ही नहीं। मामी के घर पर तो मशीन थी, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया। बहू, तेरी मामी सचमुच बहुत बुरी है, लेकिन अब तू मेरी बहू है, मेरी बेटी है। चल, मैं तुझे वॉशिंग मशीन चलाना सिखाती हूँ। है ऑटोमेटिक मशीन, बस कपड़े डालो, ये वाला बटन दबाओ और सब अपने आप धुल जाए। शाम को निशा का पति रवि अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। निशा, मेरी मीटिंग शुरू हो गई है, प्लीज मेरा लैपटॉप शट डाउन करके रख दो। शट डाउन? ये क्या होता है? मैंने तो कभी लैपटॉप को छुआ भी नहीं। इसे बंद कैसे करूं? निशा लैपटॉप को ऐसे ही ढक्कन बंद करके रखने लगती है। रवि देख लेता है। निशा, ऐसे नहीं करते, लैपटॉप को शट डाउन करना होता है। देखो, ऐसे बटन दबाते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे लैपटॉप और फोन सब चलाना सिखा दूंगा, तुम सीख जाओगे। निशा मुस्कुराती है। उसे लगता है जैसे धीरे धीरे उसका डर दूर हो रहा है। एक दिन आशा जी अपने छोटे बेटे पवन से कहती हैं, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और घर का राशन भी खत्म हो गया है। तू अपनी भाभी को साथ ले जाकर मॉल से सारा सामान ले आ। निशा पहली बार पवन के साथ स्कूटी पर बैठकर मॉल जाती है। माँ भी, मेरा प्रोटीन पाउडर भी ट्रॉली में रख लो, लेकिन माँ से छुपा लेना, अगर उन्हें पता चला तो वो आपको डांटेंगी। ओह अच्छा, तो जल्दी रख दीजिए। माँ जी गुस्सा करेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ये सुनकर पवन हंस पड़ता है और कहता है, भाभी, आप कितनी भोली है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद घर में शादी का न्योता आता है। शादी में सब रिश्तेदार निशा को देखकर बातें करने लगते हैं। अरे वाह, गांव की लड़की और इतनी स्मार्ट, ये तो शहर की बहुओं से भी ज्यादा सीखी सिखाई लग रही है। ये सब माँ जी की वजह से है। अगर उन्होंने मुझे हिम्मत न दी होती तो शायद मैं अभी भी डर में जी रही होती। एक दिन करिश्मा, निशा की सहेली, फिर मिलने आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। निशा, तू कितनी खुश दिख रही है। तुझे माँ जैसी सास मिली है और मुझे देख, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। काश मुझे भी तेरी जैसी सास मिल जाती। करिश्मा, हर सास एक जैसी नहीं होती। देख, माँ जी ने मुझे हर चीज सिखाई। मुझे पढ़ना लिखना तक सही से नहीं आता था, पर उन्होंने कभी मुझे ताना नहीं दिया। शायद तू मेरे घर आकर कुछ दिन रहे तो तेरा भी विश्वास लौट आए। करिश्मा निशा की बात सुनकर थोड़ी सुकून महसूस करती है। एक दिन घर में मेहमान आते हैं। आशा जी कहती हैं, बहू, आज मेहमानों के लिए तू ही खाना बनाएगी। देखना, सबको बहुत पसंद आएगा। गलती करेगी तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन कोशिश तुझे ही करनी होगी। घर की इज्जत अब तेरे हाथ में है। याद रख, जब एक औरत रसोई में अपनी कला दिखाती है तो उसका मान बढ़ता है। निशा पूरे मन से खाना बनाती है। मेहमान उसके हाथ का स्वाद चखकर तारीफ करते नहीं थकते। रात को निशा अपने पति रवि से बातें करती है। रवि, आज माँ जी ने मुझ पर भरोसा किया, मेहमानों के सामने मुझे जिम्मेदारी दी। मैं सच में बहुत खुश हूँ। क्यों नहीं मानेंगी, तूने खुद को साबित कर दिया है। मुझे गर्व है कि मेरी पत्नी इतनी समझदार और मेहनती है। निशा की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी धीरे धीरे संवर रही है। कुछ दिनों बाद निशा मायके जाती है। वहाँ मामी मिलती हैं। अरे निशा, लगता है तेरी किस्मत खुल गई, वरना तेरे जैसी अनपढ़ लड़की को कौन पूछता। तेरे पिताजी ने तुझे बिना दहेज के ही भेज दिया।
तेरी सास तुझे निकाल बाहर ना कर दे, यही बहुत है। मामी, मेरी सास ने मुझे कभी ताने नहीं दिए। उन्होंने मुझे बेटी की तरह अपनाया है। आपने हमेशा मुझे नीचा दिखाया, लेकिन माँ जी ने मुझे ऊपर उठाया। अब मैं आपकी बातें सुनकर दुखी नहीं होती, बल्कि माँ जी के बातों से खुश होती हूँ। मामी निशा की आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर हैरान रह जाती हैं। घर लौटते समय आशा जी उसे पूछती हैं। बहू, मायके में सबने कैसा बर्ताव किया? माँ जी, अगर मैं सच कहूँ तो मायके में मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। मामी ने हमेशा ताने दिए, लेकिन आपने मुझे बेटी से भी ज्यादा स्नेह दिया। आज पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। बहू, यही तो मेरा सपना है। मेरी बहू दुख में नहीं, हमेशा सुखी रहे। तेरा दर्द अब मेरा है और तेरा सुख भी मेरा। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर से निशा को खुशखबरी मिलती है। बधाई हो, आप माँ बनने वाली है। सच में? माँ जी, रवि, मैं माँ बनने वाली हूँ। हे भगवान, तूने मेरी बहू को माँ बना दिया। अब ये घर पूरा हो गया। निशा, आज तूने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। 9 महीने बाद घर में किलकारी गूंजती है। निशा एक प्यारे बेटे को जन्म देती है। ये सिर्फ मेरा पोता नहीं है, ये मेरी बहू की जीत है। जिसने माँ के बिना जीवन शुरू किया था, आज वो खुद माँ बन गई। माँ जी, आपने जो मुझे दिया मैं वो कभी चुका नहीं सकती। आपने मुझे बेटी बनाया और माँ बनने का हौसला दिया। निशा की आंखों में संतोष था। उसे अब यकीन हो गया कि सास बुरी नहीं होती, सास भी माँ बन सकती है। बच्चे के जन्म के बाद निशा को कमजोरी हो जाती है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाती। माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ बच्चे को दूध पिलाने की, लेकिन मेरे हाथ कांप जाते हैं। लगता है मैं अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी। बहू, माँ बनना आसान नहीं है। नींद उड़ जाती है, शरीर थक जाता है, लेकिन जब तू अपने बेटे को सीने से लगाएगी तो तुझे शक्ति अपने आप मिलेगी। तू सिर्फ अच्छी माँ ही नहीं, सबसे बेहतरीन माँ बनेगी। और जब तक मैं जिंदा हूँ, तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। रात को बच्चा बहुत रोता है। निशा परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये बच्चा क्यों नहीं चुप हो रहा? मैंने दूध भी पिलाया, गोद में भी लिया, लेकिन ये रोना बंद ही नहीं कर रहा। बहू, घबराना मत। बच्चों का रोना उनका पहला जरिया होता है अपनी बात कहने का। हो सकता है इसे पेट में गैस हो या कपड़े भारी लग रहे हों। देख, मैं इसे ऐसे झुलाती हूँ, और अगर फिर भी ना चुप हो तो मैं पूरी रात तेरे साथ जागूंगी। आशा पूरी रात निशा के साथ बैठकर बच्चे को सुलाती है। निशा की आंखें कृतज्ञता से भर जाती हैं। काजल अपनी भाभी को देखकर कहती है, भाभी, अब तो आप बिल्कुल बदल गई हैं। शादी के पहले आपको स्कूटी चलाना नहीं आता था, मशीन नहीं आती थी, लेकिन अब देखिए, आप बच्चा भी संभाल रही हैं और घर भी। काजल, ये सब माँ जी की वजह से है। अगर उन्होंने मुझे सहारा ना दिया होता तो शायद मैं हर काम से डर जाती। एक दिन करिश्मा फिर मिलने आती है और निशा को बच्चे के साथ देखती है। निशा, तेरा चेहरा चमक रहा है। तू कितनी खुश है। और मैं अब भी अकेली हूँ। मेरी सास ने मुझे कभी बेटी नहीं माना। करिश्मा, भगवान हर किसी की किस्मत अलग लिखते हैं, लेकिन तू हार मत मान। तू चाहे तो मेरे घर आकर माँ जी से सीख सकती है। देख, उन्होंने मुझे भी अनजान से आत्मविश्वासी बना दिया। शायद तू भी यहाँ आकर नया विश्वास पा सके। रात को निशा अपने पति रवि से अपने मन की बात कहती है। रवि, अगर माँ जी ना होती तो मैं शायद हर रोज रोती रहती। उन्होंने मुझे सिर्फ बहू नहीं माना, बल्कि बेटी बनाया। सच कहूँ तो आज मुझे लगता है कि मैंने अपनी खोई हुई माँ पाली। निशा, तू सही कह रही है। माँ हमेशा कहती थी कि बहू को कभी पराया मत समझो, और तू देख ले, उन्होंने वही साबित किया है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों इतनी महान हैं। कुछ दिन बाद अचानक आशा जी की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर साहब, माँ जी को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? मैं उनके बिना जी ही नहीं पाऊंगी।
चिंता मत कीजिए, बस थोड़ी कमजोरी है। आराम और दवा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। निशा हर वक्त माँ जी के पास बैठती है, उन्हें खाना खिलाती है, दवा देती है। आशा जी निशा को पास बुलाकर कहती हैं, बहू, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तू मुझे माँ कहती है। जब तू पहली बार आई थी, मैं समझ गई थी कि तुझे सिर्फ सहारे की जरूरत है। तूने मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा प्यार और मान दिया है। मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। माँ जी, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं। आपने मुझे जीना सिखाया। मैं वादा करती हूँ, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। निशा की जिंदगी अब खुशियों से भर चुकी है। उसका बच्चा बड़ा हो रहा है, घर में हंसी खुशी का माहौल है। भाभी, अब तो बाबू भी बड़ा हो रहा है। अब तो मैं बाबू को 20 स्कूटी चलान सिखाऊंगा। हाँ पवन, और जब वो सीखेगा तो मैं भी कहूंगी, डरना मत बेटा, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है, जैसे मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रही। आंगन में पूरा परिवार बैठा है। बच्चे की खिलखिलाहट गूंज रही है। देखो, यही है असली घर, जहाँ सास बहू को बेटी बनाए और बहू सास को माँ। यही बंधन परिवार को जोड़ता है। भगवान, आपने मुझे मेरी माँ वापस दी। मैं जहाँ भी जाऊं हमेशा कहूंगी, सास अगर चाहे तो माँ बन सकती है। निशा, जिसने माँ को बचपन में खो दिया था, अब माँ जैसी सास के साए में अपना जीवन जी रही थी। कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन निशा और आशा का रिश्ता हमेशा जिंदा रहेगा, माँ और बेटी के रिश्ते की तरह।